आर एंड बी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमित सक्सेना, आपका एजुकेटर। आज आपको परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न से मैं रूबरू कराऊंगा। मैं आपको इनके बारे में बताकर चलूंगा कि इन प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाता है। चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको पूरा बेसिक बताता हुआ चलूँगा। मैथ्स बाय अमित सर, परसेंटेज का ये क्लास है, ठीक है। इन्होंने बोला है, पहले मैं पेन ले लेता हूँ। 35 का कितना परसेंट 14 होगा? देखिए 35 का यानी कि गुणा का कितना परसेंट यानी x परसेंट कितना होगा? 14 होगा। तो देखिए 7 से हम काटेंगे, 7 पंजे 35, ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ बच जाएगा 5x, इधर बच जाएगा 200। x की वैल्यू आ जाएगी 200 बटे में 5, इसको हम काटेंगे तब ये हमारा हो जाएगा 40%, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 का 10% बराबर है। देखो 3 का 10% बराबर है, 10 से हमने 10 काटेंगे तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यानी कि 0.3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दशमलव में व्यक्त करने के लिए 200% बराबर है। देखिए दशमलव में व्यक्त करने के लिए 200% यानी कि 200। जब भी हम परसेंट की बात करेंगे तो हम 100 को नीचे लाएंगे, हम 2 0 से 2 0 काट देंगे, इसका आंसर 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। फास्ट चलेंगे क्योंकि हम सब कुछ पढ़े हुए हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा समझते होंगे। ये बेसिक क्लास नहीं है, ये रिवीजन क्लास के तौर पर किया जा रहा है। 0.635 किसके बराबर है? तो ये देखिए, ये जो है किसके बराबर है? 6.35 के, 635 के, ठीक है। देखते हैं, और इन्होंने ये देखिए सारे जो आंसर हैं वह परसेंटेज में है, तो हमें भी इसको परसेंटेज में बदलने के लिए ये 3 डॉट के बाद है, ये डॉट के बाद 3 अंक हैं, तो हम इसको यहाँ पे 3 0 बढ़ा लेंगे, और ये परसेंटेज में आंसर है, तो हमें परसेंटेज में निकालने के लिए 2 0 यहाँ कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, जिससे ये डॉट हमारा 3 0 के बाद हमारा डॉट हट गया। तो जब ये 1 0 बचा है तो ये एक पॉइंट के बाद आ जाएगा, एक अंक के बाद 1 दशमलव लग जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 63.5%। मैं अपने कॉलेज में, ऐसी लोकल कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। मैथ में, अर्थमेटिक्स में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी परसेंटेज की बात आती है, जब हम 20% को हम लिखते हैं, तो जब हम इसको काटेंगे 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो ये 1/5 हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी। यदि हम इसको कहें कि हमें इसे परसेंटेज में बदलना है, तो हम इसको 100 से गुणा कर देते हैं, जो कि जब हम इसे काटेंगे तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पर देखें, कहते हैं यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। अगर हम इसको 100 मान के करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम यहाँ पर राम को ड्रॉ करते हैं और यहाँ हम श्याम को बना लेते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/5 होती है 20% की। यदि श्याम की आय 5 है, जो भी हम काम करेंगे वो हम इस वैल्यू पर करेंगे, और जो कम है यानी राम की जो आय है वो श्याम की आय से, यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो 1 कम है, तो यानी कि राम की आय कितनी होगी? 4। तो उन्होंने पूछा है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए अगर राम की आय 4 है और श्याम की 5 है, तो यह कितने अधिक है? ये 1 अधिक है, तो 1 अधिक है। इन्होंने पूछा है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? श्याम की आय राम की आय से, ठीक है। तो ये राम की आय से पूछा है, जिसमें से लगे, इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो श्याम की आय से मतलब राम की आय से 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए, तो ये 25 आ जाएगा। वैसे भी 1/4 की जो परसेंटेज होती है वो मतलब 25% ही होते हैं। यदि वास्तविक अंकगणित को दिग्दर्शन का मूल्य
द्वितीय संस्करण में तथा 10% का द्वितीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है, तो यह कुल बढ़ोतरी क्या होगी। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन हो गए हम क्या करते हैं एक्स मान के करते हैं, एक्स ये एक्स का 100%, एक्स का 20%, नहीं सॉरी उस तरीके से आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। आगे से आप ध्यान रखेंगे, हम फ्रैक्शन वैल्यू से तोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। द्वितीय संस्करण जो है वह 10% ज़्यादा है, यानी कि 10% को हम 10% लिखते हैं, जो कि एक जीरो से एक जीरो कट जाता है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाती है। या और हम देखते हैं कि 20% को हम 1/5 लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं इन्होंने पूछा है द्वितीय संस्करण में 10% तृतीय संस्करण को बढ़ाया जाता है। देखिए 10 है, हम पहले बार 10 को करते हैं और हमें जो बढ़ाना है वो वैल्यू ये है, 10 से वह 11 हो जाती है, हम ये सक्सेसिव लगा रहे हैं। तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है। अगर तृतीय संस्करण 5 है और उसको जो 20% बढ़ाया जाता है, बड़ा के यहाँ कितना है 1, तो यहाँ पर 5 से 6 हो जाएगा, जो कि 10 पंजे 50 हो जाएगा। हम इन चीज़ों को गुणा कर लेंगे, हम चाहें तो इनको काट सकते हैं, जैसे 3 बार में जाएगा 5 बार जाएगा, लेकिन हम कर ले रहे हैं 11 से 66, तो यह कितना ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 16 ज़्यादा हो जाएगा। तो 16 की वैल्यू है, तो कुल बढ़ोतरी कितनी है, 16 की बढ़ोतरी है। और कितने पे हुई है, यानी कि 50 से 66 हुआ है, तो इसको हम 50 कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए। 50 दूनी 100, यानी 32% इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपर फास्ट मोड पे चलेंगे आज, क्योंकि टाइम कम है। आपको लंबाई में 10% की वृद्धि करने पे तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। ठीक है, देखो आयत की लंबाई यानी 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी 1/10 एवं 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5। ठीक है, तो इन्होंने कहा है यदि 10% की वृद्धि 10 यानी 10 पे 1 की वृद्धि होती है, तो ये 10 से 11 हो जाएगा। तथा चौड़ाई में 20% की कमी होती है, 20% की कमी यानी कि चौड़ाई जो है 5 है टोटल और इसमें कमी 1 की हो रही है, तो यह वैल्यू 4 हो जाएगी। अब देखते हैं, ठीक है, 10 पंजे 50, 11 चौक 44, कमी कितने की हो रही है, यहाँ पर 6 की कमी हो रही है। 6 की कमी हो रही है, कितने पे हो रही है, 50 पे हो रही है, तो हम इसको 100 से गुणा कर दें, क्योंकि आंसर हमारा परसेंटेज में, इसको गुणा कर देते हैं, ये हम करते हैं, टोटल इसका आंसर 12% आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री पर 25% की कमी हो जाती है, तो आय में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। फिर सक्सेसिव लगाते मैं आपको इतनी क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें आपको खुद याद होने लगेगा। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है और 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। ठीक है, फ्रैक्शन निकालने की मैं आपको ट्रिक बताइए देता हूँ अभी। जैसे अगर आपको 20% की फ्रैक्शन चाहिए, तो मैंने आपको बताया इस तरीके से निकाल देंगे। 20% हम लिख देंगे और यहाँ पे 20 से कम 20, 20 पंजे 100, ये हो जाएगा फ्रैक्शन। और हमें इसी को परसेंटेज में निकालना है, तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा 20% आ जाएगा। ऐसी 1/4 को अगर हम परसेंटेज में गुणा करेंगे, जो कि 25% है, लोग सोचते हैं कैसे आ रहा है, तो ये 25% आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कैसे। इन्होंने बोला है कि 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% कमी होती है। 20% की बढ़ोतरी की यानी 5 से हमने 6 कर दी, और चाय की बिक्री में 25% की कमी आ जाती है, यानी 4 से वह 3 रह जाती है। तो फिर 20, 5 चौक 20, 6 3 18, यानी कि 2 की जो कमी हो जाती है 20 पे हो जाती है। इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे, 20 पंजे 100, यानी 5 दूनी 10% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित हो। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक नई ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो कि आप थोड़ा गौर से समझिएगा। देखिए 25% है, तो यानी कि 1/4 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। इन्होंने कहा है कि 25% की वृद्धि हो जाने पर खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित। जैसे एक घर है, उसमें चीनी अगर 100 रुपए की मिल रही है, फिर उसका रेट अचानक 120 हो जाता है, तो हमें उस 120 रुपए जो हो जाता है, हम ये चाहते हैं कि हमें चीनी में कितनी खपत करें कि हमारा जो खर्चा है कि अब वो 100 रुपए में ही होता रहे, 120 खर्च ना करने पड़े। तो देखिए इसके लिए ट्रिक्स है। ये ट्रिक क्या, आप लॉजिक है, थोड़ा सा माइंड है। देखिए 1/4 इसकी फ्रैक्शन होती है 25% की। इन्होंने चीनी के मिल में 25% की वृद्धि हो जाए, यानी कि वह 4 से वह 5 हो जाती है,
जो खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो 4 से वह 5 हो गए, लेकिन अब जो खपत है वह 5 है और कितना बड़ा है, एक बड़ा है, एक बड़ा है ना। उन्होंने पूछा है कि जो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। देखो जैसे हमने 120 रुपए में चीनी खरीदनी शुरू कर दी, 100 रुपए से, अगर हम 100 रुपए से चीनी जो है 120 रुपए में हमने खरीदना शुरू कर दी, तो हमारी जो वैल्यू रहेगी वह 120 तो रहेगी ना, ना कि 100। तो हम इस वैल्यू को लिखेंगे ना, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप। तो 5 की जो वृद्धि हो रही है, 4 से 5 हो रहा है और 1 वृद्धि हो रही है, मतलब अगर वह 1 की कमी कर दे तो ये खर्च बिल्कुल बराबर में पहुंच जाएगा। तो इसको 100 से हम गुणा कर देंगे, जो कि 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। फिर वही क्वेश्चन आ गया, यानी 1/4 इसका वह आ गया। ठीक है, कमी हो रही है इसमें, देखो 4 से वह 3 हो जाती है, क्योंकि 4 है और 1 की कमी हो रही है तो वह 3 रह जाती है। खर्च होने में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित है। अब इसने पूछा है कि कितनी जो है वृद्धि करें जिससे कि खर्च वहीं का वहीं रहे। हालांकि वृद्धि हो चुकी है, यानी कमी हो चुकी है खर्च में। देखो 4 से वह 3 हो जाती है, यानी कि अब जो है खर्च वह 3 है और हमें जो वृद्धि करनी है वो वापस हमें 4 पे लानी है, यानी 1 की वह वृद्धि, जो डिफरेंस है वह 1 आ रहा है, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। इसका आंसर आएगा 33.13% होती। 1/3 की जो परसेंटेज होती है 33.1/3% होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जैसे ए और बी 2 उम्मीदवार होंगे, है ना। इन्हें कुल मतों में से 5% ने अपना मत नहीं दिया। अगर 5% ने अपना मत नहीं दिया है, जैसे सपोज 100% लोग हैं, ठीक है, अगर इसमें से 5% लोग मत नहीं देते हैं तो यह वैल्यू हमारी 95% बचती है कि नहीं बचती है, बताएं। बचती है, ठीक है। अगर यह वैल्यू 95 बच रही है, 95 बचती है, तो इन्होंने कहा है कि सफल उम्मीदवार को 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी हो गया। अगर सफल जो विनर है, ठीक है, जो विनर है उसने 50% मत ले लिए, तो सिंपल सी बात है 95 से 50 उसने ले लिए, तो लूजर को 45 मिले होंगे। अब लोग कहेंगे सर ये 45 कहाँ से आ गया। तो देखो 5% तो अवैध घोषित कर दिए गए थे ना, तो 95% ही तो वैध मत बचा, और ये जो है ये लूजर है। ओके, ये लूजर है। तो इन्होंने कहा है कि 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। अगर 50% मत लेकर वह 2000, इसके 2000 मत मिलते हैं इसको, कितने पे, 50 पे। इन्हें 50% लिए हैं ना, तो 2000 इसको मत मिल रहे हैं। ओके, तो इन्हें पूछा पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले। देखो पराजित को 45% मिले हैं, तो हम इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम 50 चौका 200 यानी कि 40, और 40 की गुणा अगर 45 चौका देखा जाए तो 45 इंटू 40 यानी 18,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कुल प्राप्तांक कितना है। देखो जैसे कोई परीक्षा है, उसमें परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमें 45% चाहिए, ठीक है। राम ने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और वो जो 30% अंक प्राप्त किया और जो वो फेल हुआ है वह 60 नंबर से फेल हुआ है। देखो उन्होंने कहा है कि पासिंग जो है, ठीक है, पासिंग जो परसेंटेज है वह 45 है, ठीक है, और उसे मिले कितने हैं, और जो उसने मिले हैं उसे 30% मत मिले हैं, तो 30 मिले हैं और उसे पास होने के लिए 45 चाहिए थे। तो अगर उसे 15 और मिल जाते तभी तो वह 45 होता। समझी बात, ठीक है।
लेकिन उसे नहीं मिले हैं। तो जो उसे उनने कहा 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अगर उसे ये 15 अंक मिल जाते तो क्या वह अनुत्तीर्ण रहता? नहीं ना। अगर वह 15% अंक उसे मिल जाते तो वह अनुत्तीर्ण नहीं रहता। तो ये जो 15% की वैल्यू है वह कितने के बराबर है? 15 के बराबर है। तो उसे कुल पूर्णांक कितना है? टोटल 45 हमें चाहिए, तो हम इसको 45 से गुणा कर देंगे। ठीक है। नहीं, इसने पूछा है कि कुल पूर्णांक कितना है, इन्होंने पूछा कुल पूर्णांक, तो यानी कि ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसको हमें पूरा पूरा बताना, हमें ये नहीं बताना है कि उसने कितने प्राप्त किए थे। 15 चौका 60, यानी कि इसका आंसर 400 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रहे। इस परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने में निरंतर अंकों से 20% अधिक प्राप्त किए। देखो इसका क्वेश्चन क्या है। इन्हें सीता ने 30% प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। देखो x का 30%, ठीक है, इसको 30% प्राप्त किया तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। देखो अगर वह 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रहती, यानी कि अगर उसे 50 मिल जाते तो वह पास हो जाती ना, तो हम इसको पास करा देते हैं। ठीक है, चलो बराबर कर लेते हैं इसको। फिर कहा इसी परीक्षा में राम को 40% अंक मिलते हैं, अंक प्राप्त हुए, इसको 40% प्राप्त हुए, चलो लिख लेते हैं के तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20% अधिक लेकर आया। अगर यह 20% अधिक अंक लेकर आया है तो इसका मतलब अगर हम इसको 20 घटा दें तो कोई फर्क है क्या? नहीं, हम तो बराबर पे आ गए ना, वो तो अधिक लेके आया है ना। चलो हमने घटा दिया। हमने क्या करा, परसेंट से परसेंट काट दिया। ठीक है, ये जो वैल्यू आ गई ये इधर की इधर आ गई, यानी कि यह 10x हो गया, और बराबर ये उधर जाएगा या ये इधर आएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये माइनस का 10x हो गया और यहाँ पे माइनस का यह 70 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और इससे ये इतना हो गया। अब परसेंट में जो होता है हमारा जो प्राप्तांक होता है वो परसेंट में होता है, तो यानी इसके लिए 100 से गुणा करना होगा, तो यह 700 इसका कुल टोटल हो जाएगा। यानी कि जो पेपर था वह 700 नंबर का था। तो देखो ये जो है कुछ शॉर्ट्स में भी मैं करा रहा हूँ, तो आप लोग अगर मैथ पढ़ चुके हो तो ये आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक वाली क्लास नहीं है ये, बेसिक के लिए भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक क्लास नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो मैथ थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कुल पूर्णांक एवं उत्तीर्ण पूर्णांक के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करें। देखो कुल पूर्णांक यानी कि कुल पूर्णांक है वह 700 नंबर का पेपर है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है 700 से अंक मिलते हैं, 700 में वह 30% अंक जो है प्राप्त करता 700 में, और वह कितने अंकों से फेल हो जाता है, 50 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर वह अनुत्तीर्ण हो जाता है, उसे अगर वह 50 और मिल जाए तो वह पास हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे प्लस 50 कर देते हैं, 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 7 या 21 यानी कि 210 प्लस 50 यानी कि यह 260 इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर 260। समझ के चलना, उड़ा देंगे मैथ को। तो किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो उसकी ऊंचाई में कितनी प्रतिशत की कमी करना चाहिए। देखो क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, केवल आधार में वृद्धि हो रही है। ठीक है, उसकी ऊंचाई में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी, कोई परिवर्तन ना हो तो। देखो 10 से वह 11 हो गई, कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, 1 बढ़ गई, कितने में बढ़ गई, कहा है किसी त्रिभुज के आधार में 10% वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। देखो 10 से वह 11 हो गई, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि 10% की वृद्धि हो गई और कोई परिवर्तन ना हो, जैसे परिवर्तन ना हो तो उसके जो हम जितनी हमारी वृद्धि होती वही हमारी मेन वैल्यू होती है, और हमें कमी कितनी करनी है, हमें 11 में
अगर हम वापस उतने के आते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि की जाए, कितनी वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसकी ऊंचाई कितनी प्रतिशत कमी करनी चाहिए। यानी कि 11 में अगर वह वापस 10 में जाएगा कि कोई भी कमी ना है, क्योंकि तो वह एक की कमी करेगा, एक की कमी करेगा, परसेंटेज में आंसर है तो इसको 100 से गुणा करेगा। तो 11 निमा 100 मतलब 11 निमा 99 बचा 1, तो 1/11 इसका 9 सही, 1/11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15। यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। वर्ग के क्षेत्रफल में, पहली बात तो वर्ग जो है उसका स्क्वायर है। अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो मैं तो इसको उंगलियों से ही कर दूंगा। देखो शॉर्ट में होता है 1/5 वर्ग होगा, ठीक है, 1/5 होता है, ठीक है, तो यानी परसेंट घटा दिया, यानी 1/5 इसकी फ्रैक्शन होती है 5 है, और 1 घटा दिया जाए तो यह 4 रह जाएगा, तो यानी 5 से वह 4 रह गया, और फिर वह 5 से 4 रह गया, क्योंकि वर्ग की बात है, 5 25 और 4 चौके 16। यहाँ कितना हो जाता है, यहाँ 9 घट जाता है, कितने पे घट जाता है, 25 पे घट जाता है, तो ये परसेंट में निकालना आंसर, इसलिए 100 से गुणा, 25 चौका 100, 9 चौका 36, यानी कि 36% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मैं अमित सक्सेना इजाजत देता हूँ आपसे। चल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही आपको मैं बेहतर हर एक टॉपिक कराऊंगा, बेहतर से बेहतर क्लास कराऊंगा। मेरी क्लास को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और बेहतर सा कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।